नमस्कार। आज हम एक बहुत अहम और कुछ हद तक पेचीदा विषय पर बात कर रहे हैं, भारत के आदिवासी समुदायों की एकता। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक दिलचस्प तस्वीर दिखाते हैं। मतलब एक तरफ इन समुदायों की अपार क्षमता है, उनका पारंपरिक ज्ञान, प्रकृति से जुड़ाव, आत्मनिर्भरता। बिल्कुल, पीढ़ियों का संचित ज्ञान है उनके पास। हाँ, और दूसरी तरफ वो बाधाएं हैं जो उन्हें पूरी तरह एकजुट नहीं होने दे रही। सही। तो सवाल यही है कि ये पूरी एकता, ये सामूहिक शक्ति आखिर हकीकत क्यों नहीं बन पा रही है। चलिए इसी को समझने की कोशिश करते हैं आज। बिल्कुल, और स्रोत बताते हैं कि ये बाधाएं कई स्तरों पर हैं और काफी मजबूत भी। सबसे पहले तो जैसा आपने कहा, वो भौगोलिक बिखराव है। हाँ, वो तो है। आदिवासी समुदाय पूरे देश में फैले हैं, जंगलों में, पहाड़ों पर, दूर दराज के इलाकों में। आप देखिए, नागालैंड से लेके मध्य प्रदेश, ओडिशा, नीचे केरल तक। सही। तो इस दूरी के वजह से स्वाभाविक है कि हर क्षेत्र की अपनी अलग भाषा, अपने रीति रिवाज, यहाँ तक कि शासन के तरीके भी अलग विकसित हुए हैं। तो इससे वो एक पूरे भारत के लेवल पर जुड़ना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अखिल भारतीय समन्वय वो हमेशा से एक चुनौती रहा है। और आपने भाषाओं की बात की, ये विविधता कितनी बड़ी है असल में। क्या ये सचमुच एक रुकावट है? ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, भारत में 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं। 700 से ज्यादा? जी हाँ, और उनके बीच सैकड़ों अलग अलग भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। अब सोचिए, एक साझा भाषा या कोई कम्युनिकेशन ब्रिज ना हो तो कैसे एकजुट प्रयास होंगे। वो बढ़ जाते हैं, खंडित रहते हैं। बात तो सही है। और इसके साथ ही एक और बड़ी समस्या है राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी। अच्छा, वो कैसे? जानकारी यही बताती है कि जो मुख्य धारा की पार्टियां हैं वो अक्सर आदिवासी आवाजों को या तो नजरअंदाज करती हैं, हाँ। या फिर सिर्फ चुनावों के वक्त उन्हें याद करती हैं। हाँ, ये तो सुनने में आता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो आदिवासी नेता उभरते हैं उन्हें या तो अपने साथ मिला लिया जाता है, मतलब कॉप्ट कर लिया जाता है। अच्छा, मतलब उनकी अपनी आवाज कमजोर पड़ जाती है। बिल्कुल, या फिर उन्हें हाशिए पर धकेल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। ये तो हुई राजनीतिक और भाषाई बातें। लेकिन जमीनी हकीकत जैसे गरीबी है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है, हाँ। इसका कितना असर पड़ता है एकता की कोशिशों पर? अरे, इसका असर तो बहुत ही गहरा है। आप सोचिए, कई आदिवासी इलाकों में आज भी साफ पानी नहीं है, सड़कें नहीं है ठीक से, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा की कमी है। तो ऐसी स्थिति में लोगों की पहली प्राथमिकता क्या होगी? रोजमर्रा का गुजारा चलाना। बिल्कुल, जीवन चलाना। हाँ। अस्तित्व का संघर्ष। वो संगठित होने या विरोध करने से पहले ये सब सोचते हैं। हाँ। तो एकता की बात पीछे रह जाती है। और मीडिया का क्या रोल है इसमें? क्या वो इन मुद्दों को उठाते हैं? ज्यादातर तो नहीं। मीडिया की चुप्पी भी एक बड़ा मुद्दा है। स्रोत बताते हैं कि जब तक कोई बड़ी हिंसा न हो जाए या कोई बड़ा विवाद न खड़ा हो, तब तक खबर नहीं बनती। हाँ, तब तक आदिवासी समुदायों के संघर्ष, उनके मुद्दे वो राष्ट्रीय मीडिया से लगभग गायब रहते हैं। और दिक्कत ये भी है कि उनका अपना कोई बड़ा मीडिया हाउस भी नहीं है। तो ये जो अदृश्यता है, इससे वो और अलग थलग पड़ जाते होंगे। जाहिर है, वो न केवल एक दूसरे के मुद्दों से अनजान रहते हैं, बल्कि बाकी देश को भी उनकी उतनी जानकारी नहीं मिल पाती। और क्या इसी बिखराव का फायदा उठाकर वो बांटो और राज करो वाली रणनीति भी इस्तेमाल होती है, जैसा कि कुछ स्रोत इशारा करते हैं? हाँ, विश्लेषण में ये बात साफ आती है। बाहरी ताकतें, वो चाहे सरकार हो या बड़े कॉर्पोरेट्स हो, वो अक्सर आदिवासी समूहों को बांटने की कोशिश करती हैं। कैसे? मतलब किस तरह से? कई तरीकों से। जैसे कुछ समूहों को थोड़े फायदे दे दिए, दूसरों को नहीं दिए। उनके बीच धर्म या क्षेत्र के नाम पर अंदरूनी मतभेद पैदा कर दिए। या फिर कुछ इलाकों में, जैसे बस्तर का उदाहरण दिया जाता है, वहां सैन्यकरण करके भी एकता की कोशिशों को दबाया गया है। सैन्यकरण मतलब सेना या पुलिस की भारी मौजूदगी? जी। और यहाँ तक कि जो गैर सरकारी संगठन, मतलब एनजीओ, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, वो भी अक्सर अपनी अपनी परियोजनाओं में ही लगे रहते हैं। उनमें आपस में कोई बड़ा तालमेल या सहयोग कम ही दिखता है। बाप रे, ये सुनकर तो लगता है कि चुनौतियां कितनी ज्यादा हैं और कितनी अलग अलग तरह की हैं। लेकिन क्या स्रोत सिर्फ इन्हीं मुश्किलों की बात करते हैं, या वो ये भी बताते हैं कि अगर ये एकता हो जाए तो क्या हो सकता है, कुछ सकारात्मक? हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर बात दिलचस्प होती है। स्रोत इस पर बहुत जोर देते हैं कि अगर ये समुदाय एकजुट हो जाएं तो नतीजे बहुत ही सकारात्मक, अभूतपूर्व हो सकते हैं। जैसे कि क्या क्या संभव है? आप सोचिए,
जंगलों की रक्षा कौन सबसे बेहतर कर सकता है? वही जो वहां रहते हैं, जो उन्हें समझते हैं। बिल्कुल, जो सदियों से वहीं रहते आए हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो एकजुट होके वो जंगलों की रक्षा ज्यादा प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। अवैध खनन और विस्थापन जो होता है, हाँ, वो तो बहुत बड़ा मुद्दा है। उसके खिलाफ एक मजबूत संगठित प्रतिरोध खड़ा हो सकता है। फिर जो उनका अपना पारंपरिक ज्ञान है, उस पर आधारित स्वदेशी शिक्षा प्रणालियां फिर से पनप सकती हैं। अपनी शिक्षा व्यवस्था। जी, और उनकी पारंपरिक चिकित्सा है, भोजन है, खेती के जो टिकाऊ तरीके हैं, उन्हें फिर से जिंदा किया जा सकता है। और राजनीतिक स्तर पर भी संवैधानिक सुधारों के लिए वो मिलकर एक मजबूत दबाव बना सकते हैं, जैसे कि पेसा कानून है। हाँ, जो पंचायतों को अधिकार देता है आदिवासी क्षेत्रों में। जी, और वन अधिकार अधिनियम, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, जो जंगल की जमीन पर उनके पारंपरिक अधिकारों को मान्यता देता है। हाँ, FRA। इनको सही मायने में लागू करवाने के लिए वो ज्यादा प्रभावी ढंग से आवाज उठा सकते हैं। तो ये तो भी संभावनाएं, लेकिन इन्हें हकीकत बनाने के लिए स्रोत कुछ ठोस कदमों का भी सुझाव देते हैं। जैसे आपने मीडिया की चुप्पी की बात की या संचार की कमी, उसे कैसे तोड़ा जाए? हाँ, कुछ शुरुआती दिशाएं सुझाई गई हैं। जैसे एक अहम कदम हो सकता है आदिवासी स्वामित्व वाले मीडिया प्लेटफॉर्म्स बनाना। अपना मीडिया। हाँ, ताकि उनकी अपनी आवाज बिना किसी फिल्टर के सीधे बाहर आ सके। फिर अलग-अलग जो क्षेत्रीय समूह हैं, उनके बीच गठबंधन बनाना। अच्छा, रीजनल लेवल पर जुड़ना। जी। और आज के जमाने में जाहिर है डिजिटल उपकरणों का बेहतर इस्तेमाल करना, कम्युनिकेशन के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए, ये भी एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। तो मतलब कुल मिलाकर तस्वीर ये बनती है कि एक तरफ तो बदलाव की जबरदस्त क्षमता है और दूसरी तरफ उतनी ही मुश्किल और गहरी बाधाएं हैं। वास्तव में बिल्कुल यही स्थिति है, और ये हमें एक बहुत अहम सवाल पर लाकर खड़ा करता है कि जमीनी स्तर पर आखिर ऐसी कौन सी पहलें हों, कौन से तरीके हों जो इन अलग-अलग समुदायों के बीच की दूरियों को, इन विभाजनों को पाट सकें। क्या इसमें उनकी जो साझा पहचान है या साझा कहानियां हैं, उनके जो अनुभव है, वो कोई भूमिका निभा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है, और हमारे श्रोताओं के लिए भी एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज की जो तकनीक है, जो संचार के साधन हैं, जो खुद भी एक तरह से दोधारी तलवार हो सकते हैं, वो इन ऐतिहासिक बाधाओं को पार करने में और इन बिखरी हुई आवाज़ों को एक ताकतवर सामूहिक आवाज़ में बदलने में क्या वास्तविक भूमिका निभा सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।